इंडियन एयरफोर्स ने भारत के रक्षा मंत्रालय के सामने अब क्या डिमांड रखी है? भारत के करीबी दोस्त फ्रांस ने कौन सी बगावत कर दी है जिसके कारण पूरे की पूरी जियोपॉलिटिक्स हिल सकती है? रशिया भारत के सारे कौन सी मार्केट को टारगेट करना चाहता है? और थाईलैंड कंबोडिया के बीच आज क्या हाल है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत का जो 5th जनरेशन एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है वो लगातार डिले हो रहा है और डीआरडीओ का कहना है कि एमका फाइटर जेट्स साल 2035 में प्रोडक्शन में एंटर होंगे। इसी के चलते अब इंडियन एयरफोर्स का भी सब्र टूट गया है और फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय से कहा है कि जब तक एमका फाइटर जेट्स प्रोडक्शन में एंटर नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए इंट्री मेजर के तौर पर हमें फॉरेन सोर्स से 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स प्रोक्योर करके दिए जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की 2 से 3 स्क्वाड्रन्स की रिक्वायरमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने बताई है। अब एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 फाइटर जेट्स होते हैं, यानी कि इंडियन एयरफोर्स 40 से 60 के बीच 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स प्रोक्योर करना चाहती है। अब इस मांग के लिए हम इंडियन एयरफोर्स को भी गलत नहीं बोल सकते हैं। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स ऑलरेडी 17 देशों की फ्लीट में शामिल हो गए हैं। चाइना ने तो 2 स्टेल्थ फाइटर जेट्स ऑलरेडी डेवलप करके उनकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी है और वो पाकिस्तान को भी ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के लिए ये बस एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन गया है। अब भारत के पास देखा जाए तो 2 ऑप्शंस हैं, अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट या फिर रशिया का सुखोई Su-57। आपको क्या लगता है कि भारत को कौन से देश से स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए, रशिया से या फिर अमेरिका से? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है गूगल की CEO सुंदर पिचाई के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन ओरिजिन के सुंदर पिचाई की नेटवर्थ $1 बिलियन के मार्क को क्रॉस करके $1.1 बिलियन तक पहुंच गई है और 53 ईयर्स की एज के ऊपर वो बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अल्फाबेट कंपनी ने जो उनको स्टॉक्स के रूप में कंपनसेशन दी थी, उन स्टॉक्स की वैल्यू लगातार तेजी से बढ़ने के कारण सुंदर पिचाई बिलियनर बन गए हैं। दरअसल गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट कंपनी, जिसके अंडर गूगल, यूट्यूब, क्लाउड बिजनेस वगैरह सब कुछ आता है। सुंदर पिचाई इसी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO हैं और कंपनी सुंदर पिचाई को बेस सैलरी के साथ साथ स्टॉक की ग्रांट्स भी देती है। इसी के चलते सुंदर पिचाई भी अब बिलियनर बन गए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है उन भारतीयों को लेकर जिन्होंने भारत की नागरिकता को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है। दरअसल मॉनसून सेशन स्टार्ट हो गया है और उसी दौरान सरकार ने पार्लियामेंट को डेटा सबमिट करके बताया है कि पिछले साल 2024 में टोटल 2,06,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। गुड न्यूज ये है कि साल 2023 के मुकाबले 2024 में ड्रॉप आया है। साल 2023 में 2,16,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ा था, वहीं पर उससे पिछले साल 2022 में आज तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा था और 2022 में 2,25,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को उस साल छोड़ा था। और अगर उसके पिछले साल 2021 की बात करें तो 1,63,000 लोगों ने उस साल भारत की नागरिकता को छोड़ा था। अभी जितने भी लोग भारत की नागरिकता को छोड़ते हैं इनमें से ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग 5 देशों में जाकर सेटल हो रहे हैं। सबसे टॉप के ऊपर है अमेरिका और सबसे ज्यादा भारतीय लोग अमेरिका की नागरिकता लेते हैं। सेकंड के ऊपर है कनाडा, थर्ड के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ के ऊपर है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और फिफ्थ के ऊपर है न्यूजीलैंड। ये 5 देश हैं जहां पर भारत के 70 से 80% लोग जाकर नागरिकता ले रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल फलस्तीन को लेकर और ये न्यूज हमारे दोस्त इजराइल के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज होने वाली है। और मसला ये है कि सामने वाला देश भी भारत का सबसे करीबी दोस्त है जिनसे हम राफेल फाइटर जेट्स परचेज करते हैं, फ्रांस। दरअसल इजराइल और फ्रांस के बीच एक बहुत ही खतरनाक लेवल के डिफरेंसेस आ गए हैं और फ्रांस अब इजराइल से इस हद तक नाराज हो गया है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में फ्रांस की गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करके मान्यता दे देगी। यानी फ्रांस आधिकारिक तौर पर यह मान लेगा कि फलस्तीन के लोगों को इजराइल से एक अलग इंडिपेंडेंट देश मिलना ही चाहिए। 2 स्टेट थ्योरी असली रास्ता है और फलस्तीन और गाजा के लोग भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिजर्व करते हैं। अब ये इजराइल के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है, बहुत ही बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर के ऊपर रिकॉग्नाइज किया हुआ है, वेस्टर्न और यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उन्होंने आज तक फलस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। कुछ ने किया लेकिन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका के प्रेशर के आगे केवल इजराइल को ही एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करती है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और जितने भी मेजर वेस्टर्न देश हैं, खासकर G7 कंट्रीज, इनमें से एक भी देश ने अभी तक फलस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। अब फ्रांस G7 का वो पहला देश बनने जा रहा है जो फलस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देगा। अब इस चीज को फ्रांस की तरफ से बगावत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब फ्रांस और यूरोपियन यूनियन अपने आप को अमेरिका से अलग करके फैसले लेना स्टार्ट कर रहे हैं
और ये फैसला भी उसी कड़ी में एक बहुत ही बड़ा कदम है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में फ्रांस एक अकेला देश है जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के ऊपर बैठा है, वीटो पावर है। इसके साथ ही फ्रांस यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में सैन्य तौर पर सबसे पावरफुल माना जाता है। और रिसेंटली ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल के हमले में सिविलियन कैजुअलिटीज और जो गाजा में लोगों को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मटेरियल और फूड आइटम्स नहीं मिल पा रही हैं, उसके कारण कई सारे यूरोपियन देश इजराइल से काफी नाराज चल रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि फ्रांस के बाद अब और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज सामने आएंगी जो इजराइल के खिलाफ जाकर फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगी। और ये बस फ्रांस ने शुरुआत ही की है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि इस साल की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो कि सितंबर महीने में होनी है। यानी कि अभी बीच में बस 2 ही महीने का समय है। अब देखना ये होगा कि इन 2 महीनों के अंदर कुछ बदलता है या फिर नहीं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव होते टाइम नहीं लगता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की स्टेटमेंट के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों देशों की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट्स जारी करके फ्रांस के स्टेप का विरोध किया है और फ्रांस को चेतावनी दी है कि ऐसा कदम न उठाया जाए। पिछले साल आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने एक साथ मिलकर फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट देश के तौर के ऊपर रिकॉग्नाइज किया था और फलस्तीन में अपनी एम्बेसीज खोलने की अनाउंसमेंट की थी। लेकिन फ्रांस का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रांस अमेरिका के सबसे ट्रस्टेड एलाइज के सर्कल्स में आता है, G7 का मेंबर है और यूरोपियन यूनियन के ऊपर फ्रांस की पूरी तरह से पकड़ है। अब ये भी पॉसिबल है कि अमेरिका बीच में कूद जाए और फ्रांस को फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने से रोक दे। डोनाल्ड ट्रंप कुछ प्रेशर टैक्टिक्स खेल सकते हैं। इसलिए इस साल जो सितंबर महीने में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी जाना पड़ेगा, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम हर साल उसको कवर करते हैं, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि थाईलैंड और कंबोडिया अभी भी एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर जो मिलिट्री डिपो और मिलिट्री बेसेस हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट सेकंड डे के अंदर एंटर हो गया है और थाईलैंड की गवर्नमेंट ने कहा है कि कंबोडिया के साथ इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में वो किसी भी थर्ड पार्टी की मीडिएशन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो खुद ही बायलैटरल लेवल के ऊपर ये मसला आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन दोनों देशों की सेना अभी भी एक दूसरे के ऊपर हमले कर रही है, जिसके बाद भारत की एम्बेसी ने भी इंडियंस के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके उनको वार्न किया है कि कोई भी भारतीय नागरिक थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर के एरिया में ना जाए। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त अभी तक 15 कैजुअलिटीज हो गई हैं, जिनमें से 11 सिविलियंस हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को बॉर्डर एरिया से सेफ प्लेसेस के ऊपर इवैक्यूएट करके शिफ्ट कर दिया गया है। एंड अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में थाईलैंड कंबोडिया के ऊपर एक इमरजेंसी सेशन बुलाए जाने की तैयारी की जा रही है। वैसे तो भारत मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रल रहेगा, लेकिन फ्रांस और अमेरिका का क्या स्टांस होता है वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। रिसेंटली भारत और रशिया ने एक जॉइंट वेंचर स्थापित करके AK-203 राइफल्स की भारत में प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। AK-203 के बाद अब रशिया ने भारत को 2 और राइफल्स की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके मेड इन इंडिया प्रोडक्शन स्टार्ट करने का एक ऑफर दिया है। इसमें से पहला ऑफर है AK-19 कार्बाइन असॉल्ट राइफल्स का और सेकंड ऑफर है PPK-20 सब मशीन गन्स का। रशिया चाहता है कि भारत के साथ जो उनका जॉइंट वेंचर है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में है, उसी के तर्ज पर वहां पर ये AK-19 कार्बाइन असॉल्ट राइफल्स और PPK-20 सब मशीन गन्स इनको भी मैन्युफैक्चर किया जाए। अब मसला ये है कि रशिया की असॉल्ट राइफल्स और सब मशीन गन्स वर्ल्ड में काफी पॉपुलर हैं और इवन कई सारे वेस्टर्न देश और प्राइवेट कंपनीज भी रशिया की असॉल्ट राइफल्स और रशिया के स्मॉल आर्म्स को परचेज करते हैं। लेकिन रशिया के ऊपर सैंक्शंस के कारण रशिया की असॉल्ट राइफल्स और सब मशीन गन्स की सेल्स काफी प्रभावित हो रही हैं। इसलिए रशिया भारत के साथ मिलकर इनको भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहता है, ताकि यहाँ से मेड इन इंडिया के नाम के ऊपर एक्सपोर्ट करना ईजी हो जाए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भारत के काफी अच्छे रिलेशंस हैं और अगर मेड इन इंडिया का टैग लग जाता है तो वो आसानी से इनको परचेज कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की डिफेंस कंपनीज को लेकर, जो चाइनीज कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके वेपन्स बना रही थी। दरअसल जब से मोदी सरकार ने देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई सारे वेपन्स के इंपोर्ट के ऊपर रोक लगाई है, उसके बाद से कई सारी डिफेंस कंपनीज इस फील्ड में लगातार आ रही हैं। कहने का मतलब है कि काफी सारे डिफेंस स्टार्टअप शुरू हो गए हैं और कंपटीशन काफी बढ़ गया है। लेकिन ये कंपनीज क्या कर रही हैं कि टेंडर हासिल करने के लिए चाइना से कंपोनेंट्स इंपोर्ट करके उनकी भारत में रीब्रांडिंग कर रही थी और फिर उन कंपोनेंट्स को वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर फिट करके इंडियन आर्मी को सप्लाई कर रही थी। कहने का मतलब है कि खुद के लेवल के ऊपर इनकी ना कोई R&D थी, ना ये खुद ही अपने कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे। अब ये बात तब पता चली जब इंडियन आर्मी को एक इंटरनल इंस्पेक्शन के दौरान कुछ ड्रोन्स के अंदर चाइनीज कंपोनेंट्स प्रेजेंट मिले। पूरे का पूरा पेलोड और नेविगेशन सिस्टम ही चाइनीज ओरिजिन के मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट किया गया था।
जिसके कारण वो डील भी इंडियन आर्मी को बीच में कैंसिल करनी पड़ी। उसके बाद से जब और भी इंटरनल इंस्पेक्शंस की गई तो पता चला कि भारत की कई सारी डिफेंस कंपनीज चाइनीज कंपोनेंट्स को व्हाइट लेबल करके मेड इन इंडिया का झूठा टैग लगाकर वेपन्स भारतीय सेना को बेच रही हैं। जिसके बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फैसला किया है कि इन कंपनीज के न केवल टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए जाएंगे बल्कि इन कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये भारतीय सेना के टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में अप्लाई नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिलीवरी के साथ साथ पोस्ट डिलीवरी यानी कि डिलीवरी के कुछ समय बाद भी कुछ नए इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स और कंप्लायंसेस चेक इंट्रोड्यूस किए हैं जो पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे और लूपहोल्स को कवर करते हैं। आई होप कि भारत की डिफेंस कंपनीज 2-4 पैसों के चक्कर में देश की सिक्योरिटी के साथ ना खेलें। चाइनीज कंपोनेंट्स हमारी सेना के लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं। हम ऑलरेडी लेबनान में देख चुके हैं कि इजराइल ने किस तरह से हिजबुल्लाह के पेजर्स एक साथ ब्लास्ट करवा लिए थे, इसलिए भारतीय सेना प्रिकॉशंस ले रही है। आई होप कि भारत की डिफेंस कंपनीज इस पूरे मामले में भारतीय सेना के साथ कोऑपरेट करें और चाइनीज कंपोनेंट भारतीय सेना को ना सप्लाई करें। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।